नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 15 शुरू कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। देखिए, इस चैप्टर नंबर 15 में कुछ स्टैटिक टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक्स है। इन स्टैटिक टॉपिक्स को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। अब बात यह कि जब मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में तो मुझे दो तीन चीज़ें आपको और बतानी पड़ेंगी। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, एक इसके साथ साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक मैं आपको बताऊंगा करंट अकाउंट, एक मैं आपको बताऊंगा कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे कन्वर्टिबिलिटी के बारे में। ये कन्वर्टिबिलिटी का क्या कंसेप्ट, आप बोलोगे कन्वर्टिबिलिटी सर। तो देखिए, बाहर से यूएस डॉलर इंडिया के अंदर आया तो उस यूरो डॉलर को यूरोपी में कन्वर्ट करना है ना। अगर हमको अपने इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी है तो रुपी को यूरो में या यूएस डॉलर में जिसमें भी पेमेंट करनी, कन्वर्ट करके बाहर पेमेंट करनी है ना। तो ये जो करेंसी की कन्वर्जन है इसको भी हमारी भारत सरकार और आरबीआई रेगुलेट करती है। तो कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 5 कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे 5 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे डिस्कस करने पड़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये पांचों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ काफी हद तक कनेक्टेड है। उसके बाद मैं बाकी चीजें भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतनी बातें करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉरेक्स अफेयर से, और समय आने पे आई विल मूव ऑन टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप रमेश सिंह की किताब खोल के बैठे हो 13वीं एडिशन की या 12वीं एडिशन की, तो हो सकता है कि चीजें आपके पास एक ऑर्डरली वे में नहीं आए। जिस सीरीज के साथ बुक में दे रखा है उस सीरीज के साथ ना आए। तो आप बुक को छोड़ो, अब आप सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट सुनो। ये कंसेप्ट बहुत जरूरत है। ये कंसेप्ट हर जगह दे रखे हैं, बुक आप चाहो तो आप अपने हिसाब से पढ़ लो, लेकिन मेरा यहाँ पे आपको काम है कंसेप्ट समझाना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी विच टेक प्लेस इन फॉरेन करेंसी फॉल इन द एक्सटर्नल सेक्टर सच एज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई देखिए, वो सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के जहां पे फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्व है, इंडियन रुपीस के अलावा किसी दूसरे देश की करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सेक्टर्स कौन कौन से, एक तो एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने आएगा वो हो गया, एक्सटर्नल डेब्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीन चीजें हो सकता है आपको थोड़ी सरदर्दी दें। सरदर्दी क्यों देंगी? क्योंकि आपको इन तीन चीजों के बारे में पता नहीं है, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। जो लोग रेगुलरली पिछले 6-7 महीनों से मेरा करंट अफेयर्स और एडिटोरियल का लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, उनको हल्का फुल्का आइडिया तो अब तक लग ही गया होगा, अगर वो आंख बंद करके भी सुन रहे होंगे, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। द टोटल फॉरेन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड इकोनॉमी possesses एट अ पॉइंट ऑफ इट्स टाइम इज फॉरेन करेंसी एसेट्स और रिजर्व्स। अभी फॉरेन करेंसी एसेट्स में कुछ और चीजें भी आती हैं। द फॉरेक्स रिजर्व्स, शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ एन इकोनॉमी, इज इट्स फॉरेन करेंसी एसेट्स एडेड विद इट्स गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन द आईएमएफ। अभी ये क्या चीज है हमारे फॉरेक्स करेंसी एसेट्स में? आप ये बोलिए, एक जो शब्द हो गया आपका फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो भैया हमारे जो ये आपका फॉरेक्स रिजर्व है इसमें क्या आएगा? इसमें सबसे पहली चीज तो आएगी भैया कि जो फॉरेन करेंसी पड़ेगी, तो जितने यूएस डॉलर आईएमएफ के पास पड़े हैं, सॉरी हमारे आरबीआई के पास पड़े हैं, जितने यूरो पड़े हैं, जितने चाइनीज रेनमिनबी, जितने जापानीज येन, अलग अलग जो भी करेंसीज हैं, ब्रिटेन पाउंड, तो दूसरे देशों की जो भी करेंसी हमारे आरबीआई के पास पड़ी है उसका ओवरऑल अगर आप समेशन कर दो तो फॉरेन करेंसी होगी हमारे पास। एक चीज होती है फॉरेन करेंसी एसेट। ये क्या चीज है? आपको पता है कि समय समय पे जो फेडरल रिजर्व है यूएसए की, वो अपने बॉन्ड्स निकालते हैं। ऐसे दुनिया भर की सरकारें अपने अपने बॉन्ड्स निकालती होंगी। जो फॉरेन कंपनीज में जो कंपनियां हैं वो भी कभी कभी अपने बॉन्ड निकालती हैं, जैसे गूगल अपने बॉन्ड निकालती होगी, माइक्रोसॉफ्ट अपने बॉन्ड निकालती होगी। तो इन सब चीजों में हमारे देश के इन्वेस्टर्स जाके इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी हमारी सरकार भी इन्वेस्ट करती है। तो फेडरल रिजर्व के जो बॉन्ड्स हैं उनको हमारी सरकार भी खरीदती है, ठीक है ना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो बॉन्ड्स हैं उनको हमारी सरकार भी खरीदती है। बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनी है जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके बॉन्ड्स को हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने बॉन्ड खरीदा और वहां पे पैसा दिया तो वो बॉन्ड आ गए देश के अंदर। जब वो बॉन्ड देश के अंदर आ गए, वो बॉन्ड कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। क्योंकि वो बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू हुए हैं, तो या तो यूएस में होंगे या यूरो में होंगे, जिस भी कंट्री के होंगे उस करेंसी में होंगे, तो वो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स में आते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ
यूएस डॉलर और जितना आपके पास यूरो कैश पड़ा है वो यही आएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स में। जो फॉरेन कंट्री के डोमेन से इश्यू किए हुए बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स में आते हैं। तो हमारे देश में अगर ऐसे भी कोई बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज हैं दूसरे देश के द्वारा इशू की गई या दूसरे देश की कंपनियों के द्वारा इशू की गई, तो वो किस में डिनोमिनेटेड होंगी? फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होंगी। क्योंकि गूगल अगर यूएसए में बॉन्ड इशू करेगा तो यूएस डॉलर्स में इशू करेगा, तो वो जब हमारे देश में आएगा वो भी फॉरेन करेंसी एसेट में गिना जाएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम बताई जाती है। प्रॉब्लम ये बताई जाती है, देखिए यहां पे लिखा भी होगा, यहां पे शायद नहीं लिखा है, 13वें एडिशन में लिखा है, सुनिए। लिखा यह हुआ है कि अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, इसका मतलब एक और मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन मार्केट्स में वो बढ़ रहा है। मतलब कि हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाहर के देशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो फेडरल रिजर्व का बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो देश का पैसा विदेशी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। उनके बॉन्ड्स जब हमारे आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का क्वांटम बढ़ा रहे हैं, बट हमारे देश का पैसा हमारे देश से बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट हो। तो अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं तो उसको हमेशा अच्छा भी नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? इसका फैसला आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, वीडियो रिवाइंड करके देखिए। तो हमने देख लिया फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या क्या आया। एक तो करेंसी आ गई, दूसरे वो बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई जो कि हमारे देश से बाहर की कंट्री में इशू किए गए लेकिन हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने उनको खरीदा है। क्लियर? और कुछ चीजें आती हैं। एक तो होते हैं आपके गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। एक होते हैं आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एक होते हैं आपके रिवर्स ट्रांसपोजिशन। अब ये रिवर्स ट्रांसपोजिशन, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है? ये दो ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू भारत सरकार समय के टाइम पे, मतलब जरूरत के समय पे आईएमएफ से पैसा उठा सकती है। तो हमारी सरकार रिवर्स ट्रांच के अंदर अपनी अपनी शेयर होल्डिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा कंट्रीब्यूट करती रहती है। तो वो पैसा ओवरऑल जरूरत पड़ने पे हम आरबीआई से वापस मांग सकते हैं, उसको आप बोलते हो रिवर्स ट्रांच पोजीशन। एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, क्लेम है। तो इंटरनेशनल ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर कंट्री की वोटिंग कोटा के हिसाब से आईएमएफ में बहुत सारा पैसा जमा होता है। अगर उस कंट्री में मान लो कोई क्राइसिस आ जाती है तो उस पैसे को हम लोग क्लेम कर सकते हैं, इसको आप बोलते हो एसडीआर। जैसे रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि आईएमएफ ने कोरोना के पैंडेमिक को देखते हुए बहुत सारे एसडीआर रिलीज किए और वो एसडीआर कंट्री की पार्टनरशिप के हिसाब से कंट्रियों में बांट दिए जाएंगे। तो एसडीआर, रिवर्स ट्रांच, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये सब मिला के बनाते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा पहुंच चुका है ओवरऑल। अभी मैं फॉरेक्स रिजर्व का नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड न्यूज अक्सर कर आती रहती है और मैंने फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। जैसे अगर आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करो तो एक वीडियो आपको सामने दिख रही है, व्हाई इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग, यूटिलिटी ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स एंड कनेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बेसिक जानकारी और फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बेसिक जानकारी, ये आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद एक और वीडियो है कि एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट क्या होता है। एफडीआई के बारे में अक्सर हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं, अभी रमेश सिंह में ही, और अभी आगे आने वाली इन कुछ वीडियोस में भी मैं एफडीआई के बारे में बात करूंगा। तो इनकेस अगर आप एफडीआई के बारे में जानना चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बेसिक्स को आपने समझना हो तो बेसिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन, ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। आपको यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाऊंगा। नहीं समझ में आता है, बहुत डिटेल में घुसना है, तो इस वीडियो को देख लेना। और जब कोरोना का पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ था ना, तो चाइना और हांगकांग से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी इंडिया के अंदर, हमारी इंडियन कंपनीज को सस्ते में खरीद रहे थे। तो उसको इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसके लिए ये नीचे वीडियो बना रखी है। इन सारी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। चूंकि ये वीडियोस रेलेवेंट है, दैट्स वाई मैं आपको इनको रेफर कर रहा हूं। अगर रमेश सिंह के डाटा के हिसाब से देखो तो रमेश सिंह के हिसाब से 8 जनवरी 2021 को हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो था $586.1 बिलियन। हम 5वें नंबर पे थे। हमसे आगे फॉरेक्स रिजर्व में केवल चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया था। अभी रिसेंट डाटा ये निकल के आ रहा है कि हमने रशिया को पार कर दिया है फॉरेक्स रिजर्व पे। हम चौथे नंबर पे आ गए हैं दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व में, रशिया को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं। हमारे पास लगभग 8 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने का फॉरेक्स रिजर्व। आप बोलोगे सर, जब भी फॉरेक्स रिजर्व की बात होती इंपोर्ट को फाइनेंस करने की बात क्यों होती? क्योंकि समझिए,
मान लीजिए कोई कंपनी ओवरऑल जैसे यूएसए हो गया, यूएसए हमको सामान इंपोर्ट करता है, ठीक है, यूएसए ने हमको कुछ सामान इंपोर्ट किया, अब यूएसए पेमेंट मांगेगा यूएस डॉलर्स में, यूएसए इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं चाहता है, समझ गए। अब हमारे पास क्या यूएस डॉलर पड़े हैं, तो आरबीआई बोलेगा मेरे पास आओ, मेरे पास पड़े हुए हैं। आरबीआई इन फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करता है। तो भाई सीधी बात है, किसी कंपनी ने मान लो $1,00,000 का इंपोर्ट किया है, तो इस $1,00,000 के इक्विवेलेंट मान लो 75 के हिसाब से रुपया होता 75 लाख, तो ये 75 लाख रुपए आरबीआई को दे देगा ये कंपनी। आरबीआई इस 75 लाख को कन्वर्ट कर देगा डॉलर्स में और अपने फॉरेक्स रिजर्व से $1,00,000 निकाल के आरबीआई किसको दे देगा, इस कंपनी को यूएसए में, जो कि इंडिया के अंदर सामान भेज रहा है। तो इसीलिए भले ही हम जो सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट इंपोर्टर करता है, लेकिन इंपोर्टर पेमेंट करता है इंडियन रुपीज में, उस इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर, यूरो या किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की है, ठीक है। फिर जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, अब आप बोलोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटीज तो मतलब हमारी देश की सरकार ने, हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर ने जितना भी पैसा इंटरनेशनली उठा रखा है वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, प्राइवेट कंपनियों से, वो निकल के आता है 210% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ओवरऑल जितने हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसका 210.7% हमने बाहर से इंटरनेशनल लोन उठा रखा है। ये चीज थोड़ी इंप्रूव हुई है, क्योंकि अगर आप मार्च 2020 की बात करोगे तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था उसका 229.7% हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी थी। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 230% पहले हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, और अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, जनवरी 2021 तक ये आ गई है किस पे, 210% पे लगभग, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया, काफी चीजें यहां पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करें फॉरेक्स मैनेजमेंट और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की, तो भाई देखिए अब आपको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है, अगर आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करो तो फॉरेक्स रिजर्व कैसे बनते हैं, कैसे घटते हैं, इसके लिए एक चीज निकल के आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट होंगे, एक होगा आपका करंट अकाउंट, एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमको यहां पे समझना पड़ेगा कि इस करंट अकाउंट में क्या होता है, इस कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। इसको समझने के लिए अब सबसे पहले हम लोग खत्म करते हैं भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिर हम लोग समझते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है, फिर हम लोग समझते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। और जब हम लोग इतनी चीजें समझ लेंगे तो हमको ओवरऑल ये फॉरेक्स रिजर्व कैसे घटे और कैसे बढ़े ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले आप वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से काफी मदद मिलती है, और चूंकि सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। आपको बाकी जगहों पे लाखों और हजारों की कोचिंग मिलेगी, यहाँ पे हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप एक नॉमिनल फी पे करके हेल्प कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, इफ यू कैन अफोर्ड इट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ कमिंग ऑन टू करंट अकाउंट ऑफ इंडिया। जब ये करंट अकाउंट नाम का शब्द आता है ना, तो दो प्रकार के करंट अकाउंट निकल के आते हैं। एक तो वो करंट अकाउंट होता है जो कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, और एक वो करंट अकाउंट होता है जो कि एक्सटर्नल सेक्टर में इस्तेमाल होता है। बैंकिंग सेक्टर वाला करंट अकाउंट क्या होता है, तो भाई बैंक का जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो दो प्रकार के अकाउंट सुनने में आते हैं नॉर्मली। तो एक होता है सेविंग अकाउंट, तो कल की डेट में आप आईएएस बनते हो या किसी भी नौकरी में जाते हो तो आपकी जो तनख्वाह आएगी वो आपके सेविंग अकाउंट में होगी। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नॉर्मल कर बिजनेसेस खुलवाते हैं, जो बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं ना, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोल पंप का ओनर है, या मान लीजिए आपको कोई गारमेंट का सेक्टर का धंधा है, तो आपको जाके करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक में, क्योंकि ओवरऑल आपको एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह बांटनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करनी है। नॉर्मल अगर केसेस में आप एक इंडिविजुअल है, नॉर्मल नौकरी करते हो, तो सेविंग अकाउंट से आपका काम चल जाएगा। सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देती है बैंक, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं देती। इनफैक्ट करंट अकाउंट में ज्यादा पेमेंट करोगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपसे थोड़ा पैसा बैंक ले लेगी। तो ये तो हो गया बैंक का करंट अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर के करंट अकाउंट की, और ये करंट अकाउंट दुनिया की हर सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब दुनिया की हर सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है। चाहे आप इंडिया की आरबीआई की बात कर लो, चाहे आप यूरोप की सेंट्रल बैंक की बात कर लो, चाहे आप अमेरिका की फेडरल रिजर्व की बात कर लो। तो जो भी आपके एक देश के करंट नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस करंट अकाउंट में होते हैं। तब आप बोलोगे सर ये करंट नेचर के ट्रांजैक्शन होते क्या है, करंट अकाउंट में हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन को काउंट करते हैं।
तो बताना शुरू करता हूं। एक तो होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट, एक होता है प्राइवेट रेमिटेंसेज एंड ट्रांसफर। आप बोलोगे सर क्या है ये? तो देखिए समझिए, हमने सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना, हमने सामान एक्सपोर्ट किया। मान लीजिए आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ओनर हैं, आपने 4000 शर्टें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दी। उस 4000 शर्टों की एक्सपोर्ट के लिए आपको पैसा आया होगा इनवर्ड, वो पैसा आप हमारे देश के करंट अकाउंट में जाएगा, समझ गए? फिर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया, मतलब हमने बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, मान लो हमने सऊदी से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, तो हम जो पेमेंट करेंगे वो अपने करंट अकाउंट से करेंगे। मतलब आप समझिए ये इंडिविजुअल के अकाउंट की बात नहीं हो रही है, यहां पे सरकार के अकाउंट की बात हो रही है, पूरे देश के अकाउंट की बात हो रही है। तो पूरे देश का हो गया करंट अकाउंट और पूरे देश का हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो देश के करंट अकाउंट और देश के कैपिटल अकाउंट, तो देश के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो पेमेंट हमारे देश के करंट अकाउंट में आ रही है, देश के अंदर इंपोर्ट हो रहा है तो पेमेंट हमारे करंट अकाउंट से बाहर जा रही है, समझ गया? फिर इंटरेस्ट पेमेंट, हमारी देश की सरकार ने, हमारे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने बाहर से पैसा लोन पे उठा रखा है। अब जो पैसा हमने लोन पे बाहर से उठा रखा है, ठीक है ना, उसके लिए हमको समय समय पे इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है ना। कोई भाई हमको दान धर्म में थोड़ा ना पैसा देगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट से कितना पैसा उठा रखा है, तो जब हम उसको इंटरेस्ट देंगे, उस इंटरेस्ट की पेमेंट हमारे करंट अकाउंट से होगी। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव गल्फ कंट्री में काम कर रहा है और वो वहां से आपको घर पे पैसा भेजता है, उसको आप बोलोगे रेमिटेंसेस। बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि यूएस, सऊदी और बहुत दुनिया भर में जाके काम करते हैं, तो वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। ये रेमिटेंस भी आपकी करंट अकाउंट में आती है। जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, ये सब आपके करंट अकाउंट में आते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तो अक्सर अगर आपने सुना होगा मेरे मुंह से करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, तो ये होता है करंट अकाउंट। और हर करंट अकाउंट के सामने या तो लिखा जाता है इनफ्लो या लिखा जाता है आउटफ्लो। मतलब या तो वो होता है क्रेडिट और या वो होता है डेबिट। तो मतलब कि समझिए, हमने देश के बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया, हमने देश के बाहर सामान एक्सपोर्ट किया, मान लो 4000 शर्ट एक्सपोर्ट की, तो उसके अगेंस्ट पैसा अंदर आया, तो पैसा अंदर आया तो उसको आप क्या बोलोगे, इनफ्लो। इसको आप क्या बोलोगे, क्रेडिट। इसको आप किस साइन से दिखाओगे, प्लस साइन से। और मान लो हमने अपने यहां पे कुछ इंपोर्ट किया, मान लो हमने सऊदी से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, तो उस क्रूड ऑयल के अगेंस्ट हमको पेमेंट करनी पड़ेगी बाहर, तो वो जो पेमेंट हमने वो बाहर करनी पड़ेगी उसको बोला जाएगा आउटफ्लो, या फिर आप कह सकते हो उसको डेबिट। और उसको कौन से साइन के साथ दिखाया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ दिखाया जाएगा, समझ गए? सरप्लस करंट अकाउंट कब बोला जाएगा? सरप्लस करंट अकाउंट तब बोला जाएगा जब हमारा जो इनफ्लो है दैट इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। हमारे देश में पैसा ज्यादा आ रहा है और देश से पैसा बाहर कम जा रहा है, तो इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो, या फिर इसको आप कह सकते हो कि क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारे देश में हो जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस। और अगर उल्टा हो जाता है, इनफ्लो लेस देन आउटफ्लो हो जाता है, क्रेडिट लेस देन डेबिट हो जाता है, तो हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मतलब हमने अपने देश के अंदर पैसा ज्यादा मंगाया तो इनफ्लो ज्यादा हो गया, और हमने अपने देश से इनफ्लो के कंपैरिजन में पैसा कम बाहर भेजा, डेबिट कम बाहर भेजा, क्रेडिट से डेबिट कम है, तो उस केस में ओवरऑल हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, हम बाहर कम भेज रहे हैं, तो हम सरप्लस में हैं। तो इसको आप बोलोगे करंट अकाउंट सरप्लस। और वहीं अगर मान लो कि हम पैसा ज्यादा बाहर भेज रहे हैं और हमारे पास कम आ रहा है, तो हम हो जाएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट में। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भाई हम हमेशा ही करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। एक ट्रेंड सा बन गया कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। बस 2000 से लेके 2003 तक, 2000 से लेके 2003 तक, ये 3 ऐसे साल आए थे जब हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में थे। बाकी तब से लेके आज तक देखा गया कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहते हैं। हाँ, 2020-21 के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस हो गया 3.1% ऑफ द जीडीपी का। क्योंकि उस समय पे हुआ ये था कि हमारे इंपोर्ट्स एकदम से घट गए थे और एक्सपोर्ट एकदम से नहीं घटे थे। तो इंपोर्ट्स एकदम से घट गए थे, एक्सपोर्ट एकदम से नहीं घटे थे, तो ओवरऑल इंपोर्ट बहुत कम हो गया, तो हम बहुत हैवीली इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कम होने के चलते करंट अकाउंट में हमारा सरप्लस आ गया। क्योंकि जब इंपोर्ट करते हैं हम, तो उसके अगेंस्ट हम पैसा बाहर भेजते हैं, तो आउटफ्लो होता है मनी का। ये आउटफ्लो मनी का बंद हो गया क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा आ नहीं रहा था, तो हम करंट अकाउंट सरप्लस में पहुंच गए। लेकिन अब वही पुराना ट्रेंड वापस आ रहा है, हम फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहे हैं। चाइना जैसी कंट्रीज की इकोनॉमिक हालत इसलिए अच्छी है क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने के चलते उनका करंट अकाउंट हमेशा सरप्लस में रहता है, उनके अंदर पैसा ज्यादा जाता है, उनकी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाता है। क्योंकि जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको पेमेंट इनफ्लो आएगी,
तो उसके चलते उनका करंट अकाउंट सरप्लस अच्छा रहता है, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी अच्छी होती है, उनका फॉरेक्स रिजर्व काफी अच्छा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं समझ में आया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बहरहाल के लिए अगर आपको मैंने करंट अकाउंट ढंग से समझा दिया है तो मेरा टारगेट यहाँ पूरा हो गया। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? तो भाई कैपिटल अकाउंट का सीन ये है कि मान लीजिए कि आपके देश में आया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या मान लीजिए आपके देश में आया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इस प्रकार का कोई पैसा अगर आपके देश में आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट में होगा। मान लीजिए कि हमने ओवरऑल वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लिया उधार पे, तो वर्ल्ड बैंक से हमने कोरोना के समय मान लो $1 बिलियन का लोन लिया। तो अगर हमने $1 बिलियन का लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो वो कौन से हेड में काउंट किया जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। वो अलग बात है कि उस लोन का जब हम इंटरेस्ट पेमेंट देंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट करंट अकाउंट में है, लेकिन अगर हमने पैसा उधार उठाया है बाहर से, या मान लो हमने मालदीव, श्रीलंका जैसी किसी चिल्लर कंट्री को उधार दिया है, तो ये सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होगा। समझ गए? तो हमने मान लो कि पैसा उठाया है उधार में वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन, तो पैसा हमारे देश के अंदर आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और मान लो हमने उधार किसी को दे दिया है तो वो डेबिट हो जाएगा। उसी प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है कहीं बाहर से, तो वो पर्टिकुलर कंट्री या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। जब पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में प्लस में काउंट होगा। और मान लो हमने मालदीव से श्रीलंका जैसी कंपनी को लोन दिया है, तो पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है तो वो निगेटिव में काउंट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कैपिटल अकाउंट में अगर हमारे पास इनफ्लो ज्यादा आया है और आउटफ्लो कम है, तो अगर इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। और अगर इनफ्लो हमारे यहां पे कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। समझ गए? तो ये दो चीजें आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। आई होप अब तक समझ में आई होंगी आपको। हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने दो चीजें बना दी, एक तो हमने बना दिया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमने बना दिया यहां पे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देखा कि भैया ज्यादातर समय पे हमारे पास डेफिसिट ही होती है। ओके, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा हेड है जहां पे हम लोग सरप्लस को मेंटेन कर पाते हैं। ज्यादातर केसेस में हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सरप्लस मिल जाता है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट कैसे, मतलब कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है या सरप्लस है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो भाई मैंने आपको बता दिया कि जितना पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है कैपिटल हेड में, जितना बाहर जा रहा है, अगर ज्यादा अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर करंट में भी ज्यादा हमारे पास पैसा आ रहा है और कम बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव, बाहर ज्यादा जा रहा है कम अंदर आ रहा है तो डेफिसिट। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल हेड, ये हो गया आपका करंट हेड। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे थ्योरी भी लिख रखी है, फिर इस फिगर पे भी वापस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, द आउटकम ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन 1 ईयर इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारी इकोनॉमी के जो टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं बाकी दुनिया से, इसको आप बोलोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। या कह लो कि हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे देश में ना रहने वाले लोग जो कि बाहर के देशों में रह रहे हैं, उनके साथ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उनके आउटकम को आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हो। कुछ पैसा देश के बाहर जा रहा होगा, कुछ पैसा देश के अंदर आ रहा होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को मिला दिया जाता है। समझ गए? दोनों को मिला दिया जाता है। अब मान लो जस्ट इन केस कि ये है आपका करंट अकाउंट और ये है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में मान लो $100 बिलियन की डेफिसिट हो जाती है, $100 बिलियन की डेफिसिट हो जाती है, माइनस लिख देता हूं। और कैपिटल अकाउंट में मान लो $150 बिलियन की आपको सरप्लस हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में $150 बिलियन की हो गई आपकी सरप्लस, ठीक है, और करंट अकाउंट में $100 बिलियन की हो गई डेफिसिट। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो ओवरऑल सरप्लस दिखेगा या डेफिसिट देगा? $50 बिलियन का आपको सरप्लस दिखेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमारा जो सरप्लस था वो ज्यादा था, $150 बिलियन। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट में जो हमारा सरप्लस था वो $150 बिलियन था, करंट अकाउंट में जो हमारा डेफिसिट था वो -$100 बिलियन था। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना एक्स्ट्रा बचा? $50 बिलियन। तो मान लो कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्स्ट्रा जो सरप्लस बचा $50 बिलियन, ये हमारा नेट आप कह लो कि जब हमारे देश ने बाहर की दुनिया से जब ट्रेडिंग वगैरह करी तो इतना नेट $50 बिलियन हमारे देश में पैसा एक्स्ट्रा आया है। अब समझिए, ये जो जितना पैसा एक्स्ट्रा आया है ये तो फॉरेन करेंसी में होगा ना,
इंडियन रुपी में तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो पैसा बाहर से आ रहा है ये तो भाई फॉरेन करेंसी थी। ये जो एक्स्ट्रा पैसा यहां पे सरप्लस बचेगा ये आरबीआई उठा के अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देगी। समझ गए? अब आप समझ जाओगे कि फॉरेक्स रिजर्व ऊपर नीचे कैसे जाएगा। अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है तो उस पॉजिटिव पैसे को हटाया जाएगा साइल के एंड में और हमारे फॉरेक्स रिजर्व में डाल दिया जाएगा। और अगर मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होगा, अगर मान लो ये प्लस $50 बिलियन होने के बजाय माइनस $50 बिलियन होता, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उस फॉरेक्स रिजर्व में से $50 बिलियन माइनस कर दिया जाता। समझ गए? तो मान लीजिए इस समय पे इंडिया का $600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है, $600 बिलियन, $600 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। और मान लो इस साल के एंड तक ओवरऑल $50 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव निकल के आता है, तो हम लोग इस $50 बिलियन को उठा के $600 बिलियन में डाल देंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच जाएगा $650 बिलियन पे। बट मान लो कि इस साल के एंड तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव पहुंच जाता है $50 बिलियन, तो हम अपने एग्जिस्टिंग $600 बिलियन में से $50 बिलियन निकाल देंगे, तो हमारा फॉरेक्स कितना बचेगा? $550 बिलियन। समझ गए भाई आप बात को? ये होता है। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी साल में निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बेकार हो गई। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इस समय पे फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं। जैसे मान लो इंडिया के पास $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है और किसी एक साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंबाइंड अकाउंट निगेटिव निकल आता है, तो ऐसे केसेस में हम उस झटके को झेल लेंगे। झटका हम कब नहीं झेल पाएंगे? जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पैसा नहीं है और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव निकलने लगता है, तब आ जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और 1991 में यही हुआ था। 1991 में गल्फ वॉर छिड़ गया था 1990s में। उस गल्फ वॉर छिड़ने की वजह से तेल के दाम बढ़ गए थे। तेल के दाम बढ़ गए थे, हमको तेल खरीदना था, लेकिन तेल खरीदने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेक्स नहीं था। फॉरेक्स से पेमेंट करनी है, तो अब जब फॉरेक्स नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई। क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो करंट अकाउंट में ज्यादा निगेटिव पहुंचेगा, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो जितना निगेटिव है कहां से निकालोगे? फॉरेक्स रिजर्व से निकालोगे, और फॉरेक्स रिजर्व में पैसा है नहीं, तो फंस गए ना आप। समझ गए बात को? तो आपने करंट अकाउंट अलग समझा, कैपिटल अकाउंट अलग समझा। अब एक करंट और कैपिटल की जो एंट्रीज है ना उनको जोड़ दो, तो उससे जो कंबाइंड प्लस या माइनस निकल के आएगा उसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलोगे। अगर प्लस निकल के आया, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव निकल के आता है, तो इसका मतलब है इतना एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। निगेटिव निकल के आ रहा है मतलब इतना पैसा इकोनॉमी के बाहर जा रहा है। एक बार फिर से यहां पे आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या हुआ। कैपिटल अकाउंट में दूसरे केस से समझाता हूं। मान लो करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट आया है $150 बिलियन का। ठीक है, डेफिसिट कैसे आया है कि भाई हमने बाहर ज्यादा भेज दिया, अंदर कम आया। और मान लो हमारे कैपिटल अकाउंट में आप मान लो कि $250 बिलियन का पॉजिटिव आया। तो कैपिटल अकाउंट में $250 बिलियन का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इधर है आपका निगेटिव डेफिसिट है। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कंबाइंड कितना हो जाएगा? ये प्लस 250 में जब आप माइनस 150 जोड़ोगे तो $100 बिलियन प्लस निकल के आएगा। किसी दिन अगर हमारी किस्मत खराब हो गई, मान लो $150 बिलियन का करंट में निगेटिव है और $50 बिलियन का कैपिटल में निगेटिव है, तो माइनस $200 बिलियन का निगेटिव हो जाएगा। मतलब हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रिजर्व से $200 बिलियन निकल जाएंगे। तो इस बेसिस पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता और घटता है। अगर ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स्ट्रा फॉरेन का पैसा हमारे देश में आ गया है, तो वो एक्स्ट्रा फॉरेन का पैसा जितना हमारे देश में आया है वो आरबीआई उठा के अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देगा। अब आप बोलोगे सर आरबीआई कैसे अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल रहा है? वो तो लोगों का पैसा है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो पैसा देश के अंदर आ रहा है वो लोगों का पैसा है। किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया तो उसकी पेमेंट आ रही होगी, किसी के बेटे ने पैसा भेजा है तो उसका मान लो $150 आया है, तो वो तो लोगों का पैसा है, लोगों के पास जाना चाहिए, वो लोगों के पास ही जाता है। आप समझिए लोगों के पास कैसे जाता है। मान लो ये $100 बिलियन का आप कह लो कि एक्स्ट्रा पेमेंट इंडिया में है, तो $100 बिलियन उठा के आरबीआई अपने फॉरेक्स में डाल देगा, बट इस $100 बिलियन के इक्विवेलेंट जितना भी इंडियन रुपीस होता है ना, उस इंडियन रुपी को मार्केट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई लोगों का पैसा लेके अपने पास डाल ले रहा है फॉरेक्स रिजर्व में, नहीं। वो जो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आ रही है ना उसको आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल रहा है। उस फॉरेन करेंसी के इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस हमारे मार्केट में रिलीज कर दी जाएगी। समझ गए? तो जितना पैसा एक्स्ट्रा बाहर से आ रहा है फॉरेन करेंसी, अब देखिए हम मान लीजिए एक्सपोर्टर हैं, मैंने सामान एक्सपोर्ट किया गारमेंट, तो बाहर से पैसा आया डॉलर में, मुझे डॉलर तो चाहिए नहीं भाई,
डॉलर तो चलते नहीं, हमारी इकोनॉमी में तो इंडियन रुपीज चलते हैं ना, तो हमको इंडियन रुपीज चाहिए, तो हम आरबीआई को बोलेंगे भाई ये डॉलर रखो, हमको पैसा दे दो, तो वो आरबीआई डॉलर लेके अपने फॉरेक्स में डाल देगी, आपको पेमेंट कर देगी रुपए में। ये होता है हमारी इकोनॉमी में। आई होप चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई हो। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया हो। एक चीज होती है यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी। अब ये कन्वर्टिबिलिटी का क्या लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एन इकोनॉमी माइट अलाउ इट्स करेंसी फुल और पार्शियल कन्वर्टिव। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यह है कि मान लो करंट अकाउंट के हेड के अंदर पैसा आ रहा है देश के अंदर, या मान लो करंट अकाउंट के हेड के अंदर पैसा जा रहा है देश से बाहर, या मान लो कैपिटल अकाउंट के हेड के अंदर पैसा आ रहा है देश के अंदर, या पैसा जा रहा है देश के बाहर। अब हमारे यहाँ पे फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है और पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ज्यादा क्यों नहीं करी गई इंडिया में, उसका एक सिंपल लॉजिक है। मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आता है और इंडिया में मान लो उसने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, मान लो उस रियल एस्टेट की कीमत थी 50 करोड़ रुपए। रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करके चला गया, 5 साल बाद लौट के आया, उस रियल एस्टेट की कीमत हो गई 80 करोड़ रुपए। तो उसने 50 करोड़ का खरीदा था, 80 करोड़ का बेच दिया, तो अगर उसको पूरी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दे दी जाएगी तो 30 करोड़ का प्रॉफिट कमा के देश के बाहर निकल जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि देश के अंदर आएंगे, मान लो रियल एस्टेट का कोई लैंड खरीदा जिसकी कीमत 50 करोड़ थी, 5 साल के लिए बाहर चले गए, फिर वापस आए, उसी लैंड की कीमत 80 करोड़ हो गई, उसको बेच दिया, 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और लेके देश के बाहर निकल गए। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक फॉरेन इन्वेस्टर बिना कुछ किए हमारे देश के एसेट से पैसा कमा रहा है और हमारा ही पैसा बाहर लेके चला जा रहा है, तो ये आरबीआई अलाउ नहीं कर सकती है। इसीलिए कन्वर्टिबिलिटी को बहुत लिमिट किया गया हमारी सरकार के द्वारा। कन्वर्टिबिलिटी मतलब आप यूएस डॉलर्स को कितनी आसानी से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो और कितनी आसानी से इंडियन रुपीज को आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब देश में ये 80 करोड़ की आप जमीन बेचोगे तो आपको मिलेगा इंडियन रुपी। अब इस इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आरबीआई की बहुत सी गाइडलाइंस है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आप कन्वर्टिबिलिटी की बात करो तो शुरुआत में कन्वर्टिबिलिटी टफ थी। 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना, उसमें आईएमएफ ने शर्त लगाई कि भाई करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% करो। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर किसी को करना है, किसी को रेमिटेंस भेजना है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आप कितना भी पैसा कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर $1,00,000 का किसी ने इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया तो उस $1,00,000 का पूरा इंडियन रुपी इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। फिर मान लो 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपए का मान लो आप पेमेंट कर रहे हो इंपोर्ट्स के ऊपर, तो वो 2 करोड़ रुपया पूरा का पूरा यूएस डॉलर या यूएस या फिर यूरो इसमें कन्वर्ट किया जा सके, इसको आप बोलते हो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करंट अकाउंट के पर्पसेस के लिए जब करेंसी का कन्वर्जन बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। लेकिन यही जब चीज कैपिटल हेड में पहुंच जाती है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो अभी के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 ऑफ आईएमएफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी अलाउड है। तो अगर करंट अकाउंट के पर्पसेस के लिए फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आ रही है या फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर जा रही है तो उसको इंडियन रुपीज में आप पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है अगर आप ये कन्वर्जन करंट अकाउंट के पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। बट अगर कैपिटल अकाउंट के लिए कर रहे हैं तो थोड़ी कंडीशन लगाई गई है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए एसएस तारापुर नाम की एक कमेटी भी बनाई गई थी 1997 में। ओके, इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। ओवरऑल अब इंडिया कैपिटल अकाउंट में भी बहुत से आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन दे रहा है। अभी के लिए इंडियन कॉर्पोरेट्स आर अलाउड फुल कन्वर्टिबिलिटी इन ऑटोमेटिक रूट अप टू $500 मिलियन ओवरसीज वेंचर। तो मान लो इंडिया की कोई कंपनी बाहर के देश में जाके $500 मिलियन तक इन्वेस्ट कर रही है तो ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना सरकार के परमिशन के ये $500 मिलियन तक इंडियन रुपीज को कन्वर्ट किया जा सकता है इन डॉलर, जिसको आप बोलते हो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्योंकि हम बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं पैसा, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। तो अगर देश का पैसा कैपिटल अकाउंट के अंदर देश के बाहर जा रहा है तो $500 मिलियन तक के पैसे के लिए सरकार से परमिशन की लेने की जरूरत नहीं। अगर इससे ऊपर गया तो अप्रूवल रूट लगेगा, मतलब फिर आरबीआई की परमिशन लगेगी, सरकार की परमिशन लगेगी। उसी प्रकार से इंडियन कॉर्पोरेट आर अलाउड टू प्रीपे देयर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बाय ऑटोमेटिक रूट इफ द लोन इज अबव $500 मिलियन। तो मान लो किसी इंडियन कॉर्पोरेट ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, क्या होती है ईसीबी, मैंने आपको पहले बता रखा है, तो $500 मिलियन पर एनम तक से ज्यादा का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले रखा है किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर, तो उसको वापस कर सकता है। ओके, तो अपने लोन को वापस करने के लिए भारत सरकार की परमिशन नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में आप $500 मिलियन से ऊपर का जो लोन है वापस कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। फिर भारत के इंडिविजुअल्स किसी फॉरेन एसेट, किसी फॉरेन शेयर में सालाना $2.5 लाख पर एनम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो $2.5 लाख को
मतलब इंडियन रुपीस इक्विवेलेंट को अप्रोक्सीमेटली $2.5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? फिर इंडिया में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड को परमिट कर दिया गया। जितना भी गोल्ड इंडिया के अंदर परमिट होगा उसके लिए इंडियन रुपीस में पेमेंट होगी, फिर वो इंडियन रुपीस कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो ये कन्वर्टिबिलिटी भी कैपिटल हेड के अंदर अलाउ कर दी गई है। ओके, हालांकि इस गोल्ड वाली चीजें बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, बहुत सारे कंपल्शंस हैं, बहुत इंटेंस इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। समय समय पे गोल्ड के इंपोर्ट को लेकर बहुत सारी कमेटी बनाई जाती हैं। चूंकि इंपोर्ट है तो ये करंट अकाउंट में आ जाएगा, तो फिर कैपिटल अकाउंट कैसे आ गया? तो ओवरऑल इस चीज को आप इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड बेसिस पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अच्छी खासी है इंडिया में। करंट अकाउंट के अंदर जो कन्वर्टिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कन्वर्टिबिलिटी है उसको थोड़ा लिमिटेड रखा गया। तो आई होप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, ये चीज आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये भी आपको समझ में आ गया हो, और इसके लिए जो मैंने वीडियो के रेफरेंसेस दिए हैं उन वीडियोस को भी देख लीजिए, चीजें थोड़ी और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, और हो सके तो दोस्तों ज्वाइन बटन जरूर दबाओ। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफ़ी हेल्प है, चूंकि अब ऑब्वियस सी बात सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आपका ज्वाइन बटन दबाना विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर मी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ओवरऑल आपको अगर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो वो अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, हर चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप किस प्रकार से लेक्चर्स में और इंप्रूवमेंट चाहते हैं। जैसे जैसे आप मुझे कमेंट करते जाते हो मैं कमेंट पढ़ता जाता हूँ और उसके हिसाब से अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स को इंप्रूव करता जाता हूँ, क्योंकि इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। समय समय पे चीज़ों को इंप्रूव करना, उनको एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म में मैं क्वालिटी मेंटेन कर पाऊंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, बच के रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।